हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाइम टेबल के बारे में कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कितना टाइम आपको देना है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप रिपीटर हैं तो क्या करना है, अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो ये जो टाइम टेबल है ये मैं उन बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं जो बच्चे कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, यानी कोचिंग में डेली बेसिस पर उनका करीब 5-6 घंटे का इन्वॉल्वमेंट है। उनके लिए एक टाइम टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस टाइम टेबल को मैंने खुद भी फॉलो किया था। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 2010 में सिलेक्शन हुआ था, जो एआईपीएमटी हुआ करता था, जिसे आप अब नीट के नाम से आप जानते हैं। इसके अलावा जो यूपी सीपीएमटी, स्टेट पीएमटी हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, उसका नाम था यूपी सीपीएमटी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। एएमयू अपना अलग एग्जाम कराता था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। बीएचयू अपना अलग एग्जाम कराता था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उस समय जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज की थी, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, क्या टाइम टेबल मैंने सेट किया था, वो टाइम टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि डेली बेसिस पर आपका करीब 6 घंटे का इन्वॉल्वमेंट वहां पर रहता है। ठीक है, तो 24 घंटे में 6 घंटे तो आप यहां पर निकाल दीजिए, है ना। 6 घंटे का जो टाइम है कम से कम ये आप कोचिंग में दे रहे हैं। लेकिन ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इस टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज ये भी जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जो आपकी क्लासेस होती हैं, या तो आप दिन भर में एक क्लास करते होंगे, दो क्लास करते होंगे, या तीन क्लास करते होंगे। अगर आप तीन क्लास करते हैं तो मान लीजिए कि 2-2 घंटे की तीन क्लास हो गई, तो उस केस में आप करीब 7 घंटे का टाइम लगाते होंगे अपनी कोचिंग में। अगर आपकी दो क्लासेस होती है तो करीब 5 घंटे का टाइम आप लगाते होंगे। एक क्लास होती तब भी 3 घंटे का टाइम लग जाता होगा। तो अब हम एक एवरेज मान के चले कि 6 घंटे आप डेली बेसिस पर अपने कोचिंग में दे रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास बचा 18 घंटे का टाइम। 18 घंटे में से 5 से 6 घंटे हम निकाल देते हैं सोने के लिए। सोने के लिए जरूरी टाइम 5 से 6 घंटे का है ना, ये स्लीपिंग का टाइम हो गया, स्लीपिंग का टाइम। तो 12 घंटे तो ये हो गए बेटा आपके। अब 12 घंटे जो आपके पास बचे, इसमें से 2 घंटे और हम निकाल देते हैं। 2 घंटे का जो टाइम हमारा होता है वो नहाने में, धोने में, है ना, और इसके अलावा चाय पीने में और खाना खाने में, इन सारी चीजों में 2 घंटे का टाइम हम निकाल देते हैं। तो 2 घंटे का टाइम और मैं निकाल दे रहा हूं यहाँ पर, है ना, बाथिंग के लिए, ईटिंग के लिए, इन सारी चीजों में, है ना, बाथिंग हो गया, ईटिंग हो गया, इन सारी चीजों में 2 घंटे का टाइम और निकाल दे रहे हैं। तो अब ये टाइम हो गया कितना बेटा, 14 घंटे का टाइम हो गया। अब इस 14 घंटे के टाइम के बाद आपको एक भी मिनट अलग से और कहीं वेस्ट नहीं करना है। मैंने 2 घंटे का टाइम इसलिए लिया है क्योंकि 2 घंटे में आप केवल बाथिंग और ईटिंग ही तो नहीं करोगे। आपको जो भी मोबाइल चलाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, ये सारी चीजें आप इसी 2 घंटे में कर लीजिए। और इसमें भी टाइम आप बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे करना ही करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई। सोने का टाइम मैंने 6 घंटे बताइए, 5 घंटे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे कम सोएंगे तो फिर उससे आपका रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, आपका पेट साफ नहीं रहेगा, और पेट अगर साफ नहीं होगा तो फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। रात में अगर नींद आप पूरी नहीं करेंगे तो उस केस में दिन भर आपको नींद आती रहेगी और आपकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए 5 से 6 घंटे की नींद जरूरी है, इतनी नींद आप जरूर लीजिए। इस 2 घंटे की ड्यूरेशन को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इतना टाइम निकालने के बाद आपके पास बचता है 10 घंटे का टाइम। ठीक है, 10 घंटे का टाइम आपके पास बचा, 10 आवर्स। ठीक है, आपके पास 10 घंटे का टाइम बचा। अभी जो 10 घंटे का टाइम है इसको आप डिवाइड करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। डेली बेसिस पर देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एक दिन केमिस्ट्री पढ़ते हैं पूरा दिन, एक दिन बायो पढ़ते हैं, एक दिन फिजिक्स पढ़ते हैं। ये तरीका सही नहीं है। डेली बेसिस पर आप तीनों सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, तीनों सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर टाइम दीजिए आप। ऐसा नहीं कि एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा। तो उससे एक दिक्कत ये भी होती है कि जब आप 5-6 घंटे लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप बोर होने लगते हैं। तो इसलिए टाइम को डिवाइड जरूर करिए। जो 10 घंटे का टाइम है बेटा, इस 10 घंटे के टाइम को आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि 4 घंटे का जो टाइम होगा, ये 4 घंटे का टाइम आप बायो के लिए देंगे, क्योंकि बायो अकेले ही 50% है। 180 में 90 क्वेश्चन बायो के ही हैं। फिर 3 घंटे का जो टाइम है बेटा, 3 घंटे का टाइम आप केमिस्ट्री के लिए दीजिए। ठीक है, 3 घंटे का टाइम केमिस्ट्री के लिए आप दीजिए, और फिर 3 घंटे का टाइम आप फिजिक्स के लिए दीजिए। ठीक है, हाँ, ये अब अलग चीज है कि मान लीजिए आपका
फिजिक्स बहुत कमजोर है और बायो बहुत अच्छी है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि बायो अच्छी तो उसको 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का टाइम दीजिए, फिजिक्स का टाइम बढ़ा लीजिए। हो सकता है आपका फिजिक्स अच्छा हो, केमिस्ट्री ना अच्छी हो, तो केमिस्ट्री का टाइम आप इंक्रीज कर लीजिए, फिजिक्स का टाइम थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिवीजन मैंने एक टेंटेटिव आपको बता दिया, आप इसको अपनी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको जिस टॉपिक में आप कमजोर हो उसमें थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हैं। अब जैसे बायो के लिए आपने 4 घंटे का टाइम निकाला, तो इस 4 घंटे की ड्यूरेशन में आपको करना क्या, ये भी आप जान लीजिए। इस 4 घंटे की ड्यूरेशन में 1 घंटे का टाइम आप निकालिए। 1 घंटे का टाइम आप निकालिए किस काम के लिए, रिवीजन करने के लिए। जैसे आपने कोचिंग की है, तो कोचिंग में जो भी आपको पढ़ाया गया टॉपिक है, या जो पिछले टर्म पे आपको पढ़ाया गया था, जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनके रिवीजन के लिए 1 घंटे का टाइम जरूर निकालिए बेटा। और रिवीजन ऐसा नहीं कि हर पॉइंट को रिवाइज करिए आप ये देखिए कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, उन पॉइंट को आप रिवाइज करने पे ज्यादा जोर डालिए। तो उन्हीं पॉइंट को आप रिवाइज करें, वरना 1 घंटे में बहुत ज्यादा आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रिवीजन ऐसा होना चाहिए, रिवीजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो रिवीजन करते हैं, 1 घंटा रिवाइज करते हैं, पता चला 1 पन्ना उनका कंप्लीट होता है। तो ऐसा रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन जो होता है वो तेजी से होता है और कई बार करना चाहिए। क्योंकि एक चीज अगर 1 घंटे में आप पढ़ोगे, 1 घंटे तक एक ही चीज आप पढ़ते रहोगे, तो उसका बेनिफिट कम मिलेगा। लेकिन 1 घंटे में वही चीज अगर 4 बार आप पढ़ लोगे ना, तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। तो हमें ज्यादा बार पढ़ना है और स्पीड से पढ़ना है। हमें हर बार हर एक लाइन नहीं पढ़नी है। हम जब एनसीईआरटी मान लीजिए आप पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ते समय उन लाइन को टिक कर लीजिए जहां पे आपको लगता है कि कंफ्यूजन होगा, जो पॉइंट आपको नहीं याद होते हैं उन पॉइंट को आप जरूर हाईलाइट करिए। तो 1 घंटे का टाइम आपने रिवीजन के लिए निकाल लिया, जो प्रीवियस टॉपिक आपके हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, कम से कम 2 घंटे का टाइम, कम से कम 2 घंटे का टाइम आपको लेना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप 2 घंटे का टाइम जरूर निकालिए। और कम से कम डेली बेसिस पर, ठीक है, कम से कम डेली बेसिस पे बायो के 100 सवाल आपको करने चाहिए। 100, अगर 100 नहीं कर पाते तो 50 सवाल जरूर करिए बेटा। 50 क्वेश्चन तो जरूर ही करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर में बायो का एक भी सवाल नहीं करते हैं। तो यही सब गलत तरीके हैं। सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे 5-5 साल तैयारी करते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। बस वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप अभी से मान के चलिए कि मान लीजिए अभी आप डेली बेसिस पर मान लीजिए 50 क्वेश्चन ही करते हैं, और 50 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप अगले 180 दिन तक ये करते रहते हैं, तो करीब 9000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बेटा। 9000 क्वेश्चन हो जाएंगे डेली बेसिस पर। मंडे से सैटरडे में क्लास लेता हूं सुबह 6 से 7 के बीच में, जहां पर 80, 70, 75 सवाल मैं आपको करा देता हूं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ साथ चलती रहेगी सुबह, और इससे जगने की आदत भी पड़ जाएगी। ये जैसे मैंने स्लीपिंग वाला टाइम बताया ना बेटा, तो स्लीपिंग वाला टाइम रात में रखिए आप, वो ज्यादा बेहतर होता है। रात की जो स्लीपिंग, रात इसीलिए होती है ताकि उस समय आप सोएं और सुबह आप जग के पढ़ाई करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वो चीजें ज्यादा समय तक हमें याद भी रह जाती हैं। तो ये काम आप जरूर करिएगा कि रात में 12 बजे आप सोइए और 5 बजे जग जाइए। एकदम ये रूटीन आप बनाइए। 5 बजे जगने के बाद फ्रेश होइए, नहाइए धोइए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। पूरे दिन भर आपको एकदम अच्छा फील होगा। बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ते हैं 2, 3, 4 बजे तक और फिर 10, 11 बजे तक सोते हैं। ये रूटीन बहुत ही खराब है। इससे आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाएगी। क्योंकि ये पढ़ाई 2-4 दिन तो बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन हमेशा ही पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये काम ही बेटा आपको करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करिए। 2 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है शुरुआत में 2 घंटे 50 ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ती जाएगी तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे। मैं 2 घंटे में 200 सवाल कर लेता था अपने समय में, है ना। तो ये आप भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो 1 घंटे का टाइम है बेटा, 1 घंटे का टाइम आप देंगे किसके लिए, थ्योरी के लिए। जो नए टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन टॉपिक को पढ़ने के लिए, है ना। 1 घंटे का टाइम पुराने टॉपिक के लिए और 1 घंटे का टाइम आप देंगे नए टॉपिक के लिए। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी करना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना बेटा, तो एक आपके पास अच्छा खासा बैकलॉग हो जाएगा। बायो में ही 38 चैप्टर हैं अकेले, और अगर आप कोचिंग कहीं पर कर रहे हैं तो 5-10 चैप्टर जरूर पढ़ा दिए गए होंगे अभी तक, जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई होंगी। तो अगर आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके पास इकट्ठा होता जाएगा।
बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ठीक हम इसको बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन ये बाद वाला हो नहीं पाता है कभी। तो डेली बेसिस पर पुराने टॉपिक्स को टाइम दीजिए ताकि आपके पास कोई भी बैकलॉग इकट्ठा ना होने पाए, और चीजें आप मैनेज करेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, लेकिन अंततः चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये रूटीन यूज किया और मेरा सिलेक्शन हुआ, और चार चार एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, बस हमें अपने आप को थोड़ा सा रिजिड रखना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जैसे सबसे ज्यादा टाइम किल करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आप व्हाट्सएप चलाना शुरू करते हैं, कैसे 1 घंटा निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। आप फेसबुक चलाते हैं, कैसे 2 घंटे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब पढ़ाई 1 घंटा करते हैं तो बहुत भारी आपको लगता है। जब भी आप पढ़ाई करिए, मोबाइल को या तो साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ करके रख दीजिए। मेरे समय तो इतने हाईटेक मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे, कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते थे, तो उतना डिस्टरबेंस उस समय नहीं हुआ करता था मोबाइल की वजह से जितना डिस्टरबेंस अब के समय में है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ होगी शुरुआत में, लेकिन आप एक बड़ा काम करने जा रहे हैं तो इतनी तकलीफ आप सह सकते हैं, इतनी तकलीफ आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और डॉक्टर बनना तो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन है नहीं आपके पास में, इतना करना ही पड़ेगा। आप 8 घंटे अभी तक सोते हैं तो इसको थोड़ा सा कम करिए, 5 से 6 घंटे तक आप सोइए। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। बाकी जैसे आप चाय पीने जाते हैं दोस्तों के साथ में, आधे आधे एक एक घंटे निकाल देते हैं, इसको कम करिए। मैक्सिमम बच्चा यही काम करता है। मॉल्स में आप घूमने जाते हैं, इसको कम कर दीजिए, या फिर एक दिन डिसाइड करिए कि संडे को 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम निकाल के हम ठीक है मूड फ्रेश करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन डेली बेसिस पे काम नहीं करनी। दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत ये भी थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, है ना। ये चीजें केवल 6 महीने के लिए, जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं होता है तब तक इस शेड्यूल को आप फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की, यहां से पढ़ाई शुरू करें तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप कोचिंग करें, कोचिंग में 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, अपने रूम पे 10 घंटे पढ़े, 16 घंटे आप पढ़े, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। बस तरीका पता होना चाहिए करना क्या है। थ्योरी पढ़नी है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन करना है। 3 काम आपको हर सब्जेक्ट के लिए करने हैं। जैसा मैंने आपको बायो के लिए बताया, ऐसी केमिस्ट्री में भी आप 1-1 घंटे का टाइम निकाल के काम करिए। जो करंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको टाइम दीजिए, जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ाएगा उसको टाइम दीजिए, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं, केमिस्ट्री में डेली बेसिस पर आपसे मैं कहूंगा कि 30 क्वेश्चन करिए, 30 सवाल करिए। 30 सवाल करोगे 180 दिन तक, जानते हो कितना हो जाएगा? 5400 सवाल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन का रिपीटिशन ही होता है, और केमिस्ट्री एकदम फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह फिजिक्स में भी आपको बेटा यही करना है। फिजिक्स के लिए आपको थ्योरी, क्वेश्चन, रिवीजन तीनों की प्रैक्टिस करनी है। डेली बेस पे कम से कम 20 क्वेश्चन करिए, और 180 दिन जो आपके पास है आगे के लिए, इसमें आपके 360 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 360 क्वेश्चन। तो अगर ये तरीका फॉलो करेंगे, रूल मैंने क्या बताया? रूल है 20 30 50। ये रूल कम से कम फॉलो करना, 20 30 50, ठीक है। 20 30 50 का रूल फॉलो करना। 20 30 50 क्या है? 20 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 50 बायो के क्वेश्चन कम से कम करने। और अगर ये डेली बेस पर 100 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, एक हफ्ते आप करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा ना कि सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो 100 क्वेश्चन अगर डेली बेसिस पर आप करते रहेंगे, अगले 180 दिन तक ये देखो 18,000 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चन करने में आपको 2-3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा डेली बेसिस पर। लेकिन बहुत सारे बच्चे 100 क्या, दिन भर में वो 10 सवाल नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। बच्चा कहता है कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। हमें गधे वाली मेहनत नहीं करनी है, हमें घोड़े वाली मेहनत करनी है। मतलब गधा आप देखिए बोझ ढोता रहता बेवकूफों की तरह, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। बायो हो सकता है आप 4 घंटे रोज नहीं 5 घंटे पढ़ते हो, लेकिन वो आउटपुट निकल के नहीं आ रहा, टेस्ट में नंबर आपका नहीं आ रहा है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें आपका नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका पैटर्न सही नहीं है। आप एक दिन पता चला बायो पढ़ते रहते हैं 10 घंटे तक। तो अगर आप कई बार एक ही सब्जेक्ट दिन भर पढ़ते रहेंगे तो उसमें बोरियत होने लगेगी। आप छोटे छोटे शेड्यूल बनाइए कि 1 घंटे आपने बायो पढ़ा, फिर 1 घंटे आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। हाँ, एक चीज ये भी कि 1 घंटे जब आप पढ़ाई करें तो उसके बाद 5 मिनट का एक ब्रेक भी आप लीजिए जरूर। ये जो ब्रेक होता नहीं आपको फ्रेश कर देता है। ब्रेक किस रूप में आप ले सकते हैं? ब्रेक आप ले सकते हैं कि आपको अगर गाना सुनना पसंद है तो आप गाने सुन लीजिए अच्छे से।
है ना, आपको टहलना पसंद है तो थोड़ा सा उठ के टहल लीजिए। जब नींद आपको आने लगे, जब कभी भी आपको नींद आने, कभी भी रजाई में बैठ के मत पढ़िए, बिस्तर के अंदर घुस के कभी मत पढ़िए। पढ़ने में अगर दिमाग आपका नहीं लग रहा है तो एक टेबल लैंप जरूर खरीदिए और टेबल लैंप में पढ़िए। देखिए कितना मजा आपको आएगा, केवल किताब आपको नजर आएगी और आप उस पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर फिर भी कंसंट्रेशन नहीं बनता तो एक रफ कॉपी बगल में रखिए, उस पर लिखते जरूर रहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं सेल के बारे में तो सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड सॉन, तो ऐसे इस तरीके से आप लिखते रहिए बगल में, इससे भी आपको नींद नहीं आएगी। तो एक तो बिस्तर में आपको नहीं बैठना है, रूम की लाइट जला के मत पढ़िए, आप टेबल लैंप के अंदर बुक रख के पढ़िए उसको, है ना। इसके अलावा आप कुछ ना कुछ रफ पे लिखते रहिए, उससे आपको नींद नहीं आएगी। ये कुछ चीज है। अगर नहीं नींद रुक रही तो फिर टहल टहल के पढ़िए, जैसे मैं करता था। जब मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगती थी तो मैं टहल टहल के पढ़ने लगता था। लेकिन अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे और एक शेड्यूल बना लेंगे, एक हफ्ते तक फॉलो करिए, केवल एक हफ्ते तक अगर आप ये शेड्यूल बना लेंगे, 12 बजे सोना, सुबह 5 बजे जगना है, तो निश्चित रूप से आपको नींद दिन में नहीं आएगी, आप आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे रात में भी खूब सोते हैं और दिन में जब खाना खाते हैं, कोचिंग से आए और कोचिंग से आने के बाद खाना खाया 2 बजे और फिर लुढ़क गए, 2 घंटे सोया, 4 बज गया और फिर उसके बाद चाय पीने निकल गए, 1-2 घंटे वहां पे लगा दिए। क्योंकि मैंने भी ये सब किया है, मुझे भी पता है कि बच्चा तैयारी करने आता तो कैसे शुरुआत में 1-2 साल निकल जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। और दोस्ती यारी में उसको लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक्चुअल डेप्थ पता चलती है कि कितनी गहराई सिलेबस में कितना हमें पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में तो लगता है अरे एनसीईआरटी तो इतनी पतली पतली, इसमें क्या है, लेकिन इसको समझने के लिए टीचर की जरूरत आपको पड़ती है। आप खुद पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें आप समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको लगता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक सही डायरेक्शन में और एक सही तरीके से पढ़ाई करनी है। आप अगर पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही है, इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, वो और बेहतर बन जाएगी। और अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, केवल और केवल 6 दिन इस शेड्यूल को फॉलो करिए, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा, एकदम बेहतरीन। आपको लगेगा कि जिंदगी का सारा सुख मिल गया, मतलब यही तो मैं ढूंढ रहा था, ये पता नहीं कहां था, अभी तक मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो आप इस शेड्यूल को फॉलो करिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालिए। शुरुआत में मैनेज करना कठिन होगा, मैं ये भी बता रहा हूं, अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, अपने आप को संयमित रखना होगा, घूमने से, टहलने से, दोस्ती से, यारी से, प्यार से, मोहब्बत से, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रखना होगा। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन अगर एक हफ्ते तक अपने आप को आप समझा ले जाएंगे तो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट करती है, जो हमारे रूटीन में आ जाता है। तो अगर हमारे रूटीन में 12 बजे सोना और 5 जगना हो गया तो फिर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, हमें कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 बजे ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल जाएगी, जैसे इस समय मेरी नींद खुल जाती है। मुझे 6 बजे क्लास लेनी होती है, उसके लिए मैं 4:30-5 बजे उठ जाता हूं और अब ये रूटीन में आ गया। रात में 11-12 बजे के आसपास नींद आनी शुरू हो जाती, 12 बजे मैं सो जाता हूं और सुबह मैं जग जाता हूं और दिन भर पूरी एनर्जी से काम करता हूं। और आपको ये भी लगेगा, जब आप 7-8-9 बजे सो के जगते ना तो दिन आपको वो छोटा लगने लगता है, लेकिन जब सुबह 5 जगेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ दिन कुछ बड़ा था और कुछ अच्छे काम हो पाए इस दिन में। तो अगर कोई डाउट है इसके बाद भी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए मैंने बताई है जो अपनी कोचिंग क्लासेस करते हैं। अब एक स्ट्रेटजी मैं और अलग से बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो कोचिंग क्लास नहीं करते, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए अलग से एक वीडियो में बना के बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, जो बच्चे अपने रूम पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोचिंग पहले कर चुके हैं, जिनको लगता है कि उनका स्कोर बढ़िया था, 450, 550, 500 स्कोर था और वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जल्दी एक वीडियो में। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।